हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथ ही स्वागत है आप सभी का यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग के सेशन में। आज का डे 23 है और आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे और सभी साथी को बता दें कि जिनको पीडीएफ के लिए चाहिए और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन स्टडी मटेरियल वो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो आज हमारा डे 23 है और आज है एक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। हाल फिलहाल में न्यूज में आता है कि कीपिंग एहतियाज वाटर टावर अलाइव, ये एडीबी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस पर एक रिपोर्ट थी। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इस पर एक क्वेश्चन है ये एशिया के वाटर टावर को लेकर। स्टार्ट करेंगे अपनी सेशन को और कंप्लीट, जैसा कि हम आपको हर क्वेश्चन में बताते हैं किस तरीके से पहले क्वेश्चन को समझेंगे, देन उसके बाद से उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा, उस तरीके से हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और आपके जो भी कमेंट्स होंगे आप कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। डाउट्स वगैरह होंगे या फिर नोट से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। ये महामाराथन वीडियो है जिसमें टॉप 300 MCQ हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ करंट अफेयर के पहले 6 महीने के महत्वपूर्ण मैराथन क्वेश्चन, इससे 500+ क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो आप जाकर इन वीडियोज़ को देखिए। क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कह रहा है कि एशिया के वाटर टावर, ठीक है, टर्म याद रखिएगा, एशिया के वाटर टावर के रूप में हिमालय की भूमिका तथा भारतीय उपमहाद्वीप की क्षेत्रीय जलवायु एवं जैव विविधता पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या हमसे कहा गया, पहले तो वो एशिया का वाटर टावर ये क्या है, ठीक है, और एशिया का वाटर टावर के रूप में जो हिमालय है उसकी भूमिका को बताना है। उसके बाद से भारतीय उपमहाद्वीप की जो क्षेत्रीय जलवायु है, इसकी भारतीय उपमहाद्वीप की क्षेत्रीय जलवायु और जैव विविधता है। तो दो ये कीवर्ड्स हैं, इन दोनों कीवर्ड्स को ध्यान में रखेंगे। क्षेत्रीय जलवायु बताना है किसका, भारतीय उपमहाद्वीप की, और जैव विविधता पर इसके प्रभाव का परीक्षण करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वही हम अपने पुराने उस ट्रेंड पर आपको समझाएंगे, पहले हल करने का इसका दृष्टिकोण क्या होगा, तो उसको पहले समझिए कि प्रश्न को क्या क्या इसमें पूछा गया है। एशिया वाटर टावर के रूप में बात किया है, तो पहले तो इसमें ये बताएंगे कि हिंद कुश हिमालय का वर्णन करते हुए उत्तर का परिचय देंगे, यानी जो हिंद कुश हिमालय है इसी को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एशिया का वाटर टावर। ठीक है, उसके बाद से बताएंगे कि वाटर टावर जो है इसमें हिमालय की क्या भूमिका है, वाटर टावर ऑफ एशिया का उस रूप में जो हिमालय उसकी क्या भूमिका है, कैसे ये वाटर टावर के भूमिका में काम कर रहा है, कैसे ये काम कर रहा है उसको बताएंगे। फिर उसके बाद से जब अगला पॉइंट वही क्षेत्रीय जलवायु और जैव विविधता, ठीक है, ये दोनों जो है इस पर हिमालय का क्या प्रभाव उसको बताएंगे और देन उसके बाद से एक अपना कंक्लूजन लिख के आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद से इसके कीवर्ड का मैं समझ आए कि इसको देखिए, प्रश्न को देखिए और उसको क्या क्या कैसे उत्तर को फ्रेम करना है। एशिया वाटर टावर में हिमालय की भूमिका, ठीक है, और महाद्वीप में हुई क्षेत्रीय जलवायु, तो ठीक है, तो ये कीवर्ड सब जलवायु और क्या क्या परीक्षण करना, प्रभाव बताना, ये सब सारे हमारे आंसर में दिखने चाहिए। ठीक है, एक बार पहले मैप पे आपको थोड़ा सा इसको दिखा दे किस तरीके से चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए ये हिंद कुश वाला रीजन है ना, हिंद कुश हिमालय रीजन। यहाँ पर देखिए जो पहले ये इस कलर में है डार्क वाले में, वो मेजर रिवर बेसिन है, और येलो वाला जो है हिंद कुश हिमालय का रीजन है। ठीक है, ये येलो वाला। तो आप देखेंगे हिंद कुश जो पर्वत है हिमालय, उसका रीजन कुछ यहाँ से एक्सटेंड होते हुए, ठीक है, ये पूरा रीजन अरकान युमा म्यांमार वाले साइड में भी, ठीक है, ये पूरा क्या है हिंद कुश वाला इस तरीके से पर्वत का येलो वाला रीजन है। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे मेजर रिवर बेसिन, इसके ऊपर जो मेजर रिवर बेसिन है, कौन कौन से रिवर बेसिन है उसमें आप देखेंगे कि यांगसी रिवर, येलो रिवर है ना, मेकोंग रिवर है ना, इधर अपने भारत में जो महाद्वीप में गंगा रिवर, इंडस रिवर है ना, आमू दरिया है ना, अतारी, ये सारे रिवर क्या है इसी के आसपास से, यहाँ से पूरा ये एक तरह से हिमालय बेल्ट है ये। ठीक है, यहीं से सारे रिवर क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो पूरा इसी तरीके से क्या कर रहा है, जैव विविधता और जलवायु को प्रभावित करेगा। तो आई होप सो कि मैप पे चीज़ें आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि यही जो है इस इधर जब आएगा तो इससे क्या होगा, ये हिमालय में जो जलवायु प्रभावित करेगा भारतीय उपमहाद्वीप के। ठीक है, और इस तरीके से बीच में ये डिवाइडर काम करेगा। आइए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ से किस तरीके से इसका परिचय से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो परिचय ग्रुप में वही वाटर, उसके बारे में हम पहले बताएंगे कि वाटर टावर क्या है। तो परिचय से देखेंगे कि हिमालय, विशेष रूप से हिंदकुश हिमालय को प्राय वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता था। ये पॉइंट इसलिए क्यों हम एक्सरसाइज कर रहे थे, हिंदकुश हिमालय पे जब वाटर टावर की बात किया तो यही हिंदकुश हिमालय है साथियों, इसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो हिमालय विशेष रूप से हिंदकुश हिमालय को वाटर टावर कहा जाता है।
जो भारतीय उपमहाद्वीप की क्षेत्रीय जलवायु और जैव विविधता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि ठीक है, अब क्यों निभाता है, तो दोनों चीज़ हमने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से जलवायु और जैव विविधता को ये निर्धारित करेगा। जब मैप पे हम फिर जाएंगे तो देखेंगे कैसे आपको बताया कि जो इंडस रिवर है ना, गंगा रिवर है, तो सब क्या है, ये जलवायु प्रभावित करेंगे किस तरीके। और जब जहाँ जलवायु और क्लाइमेटिक होगा तो वहाँ पर जैव विविधता को भी एक तरीके से ये बढ़ावा देगा या फिर उसको प्रभावित करेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिका 2 पॉइंट के, आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाहर हिम बर्फ की पाई जाने वाली सबसे बड़ी मात्रा में से एक है। जो हिंदकुश वाला पूरा हिमालय रेंज है, वहाँ से सारी बर्फ़ और ग्लेशियर वगैरह जो हैं, तो आप देखेंगे कि अंटार्कटिक और अंटार्कटिका के बाद से ये पाया जाने वाला सबसे बड़ा क्या है, एक रीजन है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये एशिया का अगर आप देखेंगे तो इसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जा रहा है। मुख्य भाग में इसके क्या क्या लिखना है, तो मुख्य भाग में जैसे जैसे क्वेश्चन में हमको कीवर्ड हमने बताया है उसी को फोकस करते हुए आपका क्वेश्चन ये आगे कंटिन्यू करेगा। मुख्य भाग, तो वाटर टावर ऑफ एशिया के रूप में हिमालय की क्या क्या भूमिका है। तो पहली भूमिका में अगर आप देखेंगे हम, तो हिमनद जलाशय का स्राव, यानी इसकी पहली भूमिका है किस तरीके से हिमनद और जलाशय का ये स्राव करता है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बातें जानेंगे। आर्कटिक और अंटार्कटिका की ध्रुवीय हिम से पृथक अलग अगर बात करें तो ग्लेशियरों की सबसे बड़ी सघनता यहाँ पर पाई जाती है। ये ग्लेशियर विशाल प्रकृति के जलाशयों के रूप में कार्य करते हैं, तो जो सर्दियों की बर्फबारी जैसे गंगोत्री ग्लेशियर एग्जाम्पल ऐसे इसको संग्रहित करते हैं और गर्मी ग्रीष्म काल के दौरान पिघलते हैं, जिससे उनके पिघलने के बाद से क्या होता है कि आप देखेंगे कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को जल मिलता है। यानी आप अंटार्कटिक और इसके बाद से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्लेशियर का यहाँ पे विशाल भंडार है, जो सर्दी में बर्फबारी के बाद से उसको इकट्ठा करता है और फिर ग्रीष्म काल में वहाँ से पानी जो पिघलता है उससे आप ये सारी नदियाँ क्या होती हैं, संचालित होती हैं। उसके बाद से फिर अब यहाँ देखेंगे कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में लाखों लोगों के लिए मीठे जल का एक महत्वपूर्ण सतत स्रोत प्रदान करता है। तो जो इंडस रिवर हो गई है ना, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इससे क्या हो रहा है कि लाखों लोगों का जीवन क्या आ रहा है, इस पर हम देखेंगे निर्भर कर रहा है। उसके बाद से विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों का समर्थन किस तरीके से कर रहा है, तो हिमालय द्वारा पोषित 12 नदियाँ, ठीक है, वही बताया हमने, जो नदियाँ हैं जब इस तरीके से एक विशाल क्षेत्र में ये प्रवाहित होती हैं तो उनका एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो उस नेटवर्क में क्या है कि ये नदियाँ उपजाऊ मैदानों, सिंधु गंगा के मैदान और आर्द्र भूमि जैसे सुंदरबन का मैंग्रोव, ठीक है, तो सब क्या कर रहा है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा, जो कि जीवन के लिए रेखा के रूप में कार्य करती हैं। यह संपूर्ण उपमहाद्वीप में वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री का समर्थन करता है। यानी अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ दूसरे से लिंक हो रही है, कि वहाँ पे हिंदकुश पर्वत का होना और वहाँ से सारे बड़े बड़े ग्लेशियर का होना, वहाँ से फिर नदियों का निकलना, फिर आके इधर उपजाऊ मैदान बनाना, ठीक है, जहाँ से किस तरीके से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। आर्द्र भूमि, सुंदरबन डेल्टा, ये किस तरीके से यहाँ पे आके सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। उसके बाद से देखेंगे इसका क्षेत्रीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो साथियों, क्षेत्रीय जलवायु और जैव विविधता पर हिमालय का प्रभाव, यहाँ क्या पड़ रहा है, क्षेत्रीय जलवायु पर तापमान की कमी। अब कैसे तापमान की कमी हो रही है, जो कहा गया था ना क्वेश्चन में कि क्षेत्रीय जलवायु विविधता पर कैसे प्रभाव डाला, तो क्षेत्रीय जलवायु को देखिए, तापमान में कमी एक पॉइंट, कैसे, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली शीतल पवनों से भारतीय गंगा के मैदानों की रक्षा करता है, ताकि महाद्वीप जो भारतीय उपमहाद्वीप में अत्यधिक शीतल तापमान को रोका जा सकता है। यानी अगर आप भारत की अगर स्पेशली बात करते हैं, भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये जो सारे ये पर्वत हैं साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तापमान का बैलेंस बना रहता है। इसके विपरीत हिमालय के निचले क्षेत्र में स्थित तिब्बती पठार वर्षा छाया प्रभाव के कारण बहुत अधिक कठोर और शुष्क जलवायु का अनुभव करता है। ठीक है, तो ये तिब्बत के पठार के बाद थोड़ी सी बातें होंगी कि यहाँ पे किस तरीके से जलवायु को, एक कठोर जलवायु का अनुभव यहाँ पे ये करता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास मानसून निर्माण। मानसून का निर्माण ये कैसे कर रहा है। ठीक है, मानसून के निर्माण में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मानसून के लिए हिमालय भारतीय मानसून प्रणाली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो बात हमने कह दी, अब कैसे करता है थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं। ये देखिए क्या करता है पॉइंट में, कि आर्द्रता युक्त पवनों को आगे बढ़ने में मदद करता है, जिससे उपमहाद्वीप के दक्षिणी ढलानों पर सघनता और भारी वर्षा होती है। यह मौसमी परिघटना कृषि के लिए वर्षा है तो महत्वपूर्ण और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखती है। ठीक है, अगला पॉइंट कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो हिमालय के साथ संपर्क में जब आती है तो उत्तरी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भागों में वर्षा पैटर्न प्रभावित होते हैं। यानी वेस्टर्न डिस्टर्ब जो है वो भी इसी के कारण, जब जेट स्ट्रीम चलती हैं तो इधर अगर पर्वत ना होते तो ऊपर सारी हवाएं
निकल जाती है। लेकिन क्या है कि यहाँ इसके साथ ये कुछ भारी वर्षा और पैटर्न में बदलाव भी करती हैं। स्थानीय मौसमी परिघटना क्या क्या इसमें होती है, तो स्थानीय तौर पर अगर हम देखें तो स्थानीय मौसमी परिघटना हिमालय की जटिल स्थलाकृति और इसकी गहरी घाटियाँ स्थानीयकृत मौसमी परिघटनाओं का निर्माण करती हैं। इसमें घाटी की पवनें जो वैली विंड हैं, पर्वतीय पवनें और फोन पवनें शामिल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोकल लेवल पे मौसमी घटनाएं होती हैं जिसमें आप देखें गहरी घाटियाँ या फिर कुछ अलग डिफरेंट तरह की स्थलाकृति, वो क्या करती हैं, वो भी इन सब में इसके निर्माण में क्या करती हैं, मदद करती हैं। अब देखेंगे कि असम में जो ब्रह्मपुत्र घाटी और कश्मीर घाटी, ये स्पेशल एग्जांपल, इसमें हमने घाटी और बाकी मौसमी परिघटनाओं की बात कर रहे हैं, तो इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या है उस चीज़ को देखिए कि इस घाटी में आसपास की हिमालय श्रृंखलाओं के प्रभाव के कारण अलग अलग सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे क्या असम की ब्रह्मपुत्र घाटी और कश्मीर घाटी में चीज़ देखने को मिलता है। अब एक प्रश्न का हमारा एक अगला पॉइंट शुरू होता है जहाँ पे हम बात करेंगे इसके किसके जैव विविधता पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। एक पॉइंट ये भी था। अब तक हमने जलवायु उस पर बताया कि जलवायु पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे प्रभाव डाल रहा है। अब देखेंगे कि ऊंचाई वाले क्षेत्र, तो जलवायु कैसे ये जैव विविधता पर कैसे प्रभाव डाला है। हिमालय उष्णकटिबंधीय, उदाहरण के लिए अगर आप देखें तराई क्षेत्र से लेकर अल्पाइन, उदाहरण के लिए लद्दाख, यानी उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन क्षेत्र तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करता है जो विविध पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों का समर्थन करता है। तो किस तरीके से जैव विविधता एक अपने डिफरेंट लेवल पर जाती है सिर्फ इस पहाड़ की वजह से, उसको इसमें देखिए। नेपाल और सिक्किम के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में है ना रोडोडेंड्रोन वन, कश्मीर में गुलमर्ग की अल्पाइन घास के मैदान और लद्दाख के शीत रेगिस्तान विभिन्न ऊंचाई पर पाने जाने वाले अद्वितीय आवासों के उदाहरण हैं। यानी इसी के जो डिफरेंट उसके प्रभाव अगर हम देखें तो किस तरीके से कश्मीर में कहें गुलमर्ग है ना, वहाँ का अल्पाइन घास, लद्दाख के शीत रेगिस्तान, तो सब क्या है इसी के परिणाम स्वरूप एक तरीके से इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। अगला पॉइंट क्या, स्थानीय प्रजातियाँ। स्थानिक जो प्रजाति, कई हिमालय में कई स्थानिक प्रजातियों का घर है, जैसे हिमालय तार, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग। प्रवासी मार्ग की बात करें तो हिमालय डोमोइसेल में क्रेन जैसी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्रवासी गलियारे के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट कहाँ से हमने देखा, किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। ये 2-3 पॉइंट यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के लिए। अब आते हैं आंसर के, इसमें लास्ट में देखें कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है प्रवासी जल पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, एक भी पॉइंट। अब हमारा निष्कर्ष, ठीक है, अब निष्कर्ष, अब आगे हम आंसर के जो है फाइनल पार्ट में। हमने शुरू में क्या देखा कि वाटर उसके बारे में बताया, उसका पूरा मैप के माध्यम से आपको समझाया। फिर उसके बाद से उसमें जलवायु के बारे में पूछा, जलवायु के बारे में बताया, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा था, जैव विविधता के बारे में, उसके बारे में, तीनों पॉइंट कवर कर लिए। अब हम आ गए हैं उत्तर के जो है अंत पार्ट में, निष्कर्ष में। निष्कर्ष में क्या है इसको देखिए। निष्कर्ष में है कि हिमालय केवल एक शानदार पर्वत श्रृंखला नहीं है बल्कि एक भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन धारा है जो एशिया के प्राथमिक जल स्रोत, जलवायु नियामक और अद्वितीय जैव विविधता के केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस प्रतिष्ठित प्राकृतिक संपत्ति का संरक्षण न केवल इसकी सुंदरता के लिए बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के सतत विकास और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। तो बार बार हम आपसे कहते हैं कि जब भी आप कंक्लूजन लिखें तो उसमें कुछ ऐसा आशावादी और अच्छे फ्यूचरिस्टिक उसमें होने चाहिए जिससे आपका एक कंक्लूजन कंक्रीट हो। जैसे इसमें आप देखेंगे सतत विकास के बारे में बात की गई है, ठीक है, सतत विकास एक पॉइंट, ठीक है, प्राकृतिक संरक्षण से लेके, ठीक है ना, और इसके लिए क्या है इसमें जलवायु है ना, इसकी विविधता, इन सारी चीज़ों को एक समन्वय बना के इसमें बताया गया था। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस आंसर राइटिंग सेशन में यहाँ पे हमारे सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।